एपिसोड 26 शिवाय का जुनून। अगर अनिका का वी एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो वो अब तक शायद सुसाइड कर चुकी होती। यही सारे ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे। उसने वो फाइल पहले ही शिवाय को पकड़ा दी थी, जिसको पढ़ने के बाद शिवाय के दिमाग में भी ऐसे ही कुछ ख्याल ही चल रहे थे, लेकिन तब भी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसको देखकर ये बताना मुश्किल था कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। अब आगे शिवाय ने अपनी सोच से बाहर आते ही राघव से कुछ और अपडेट लिए और आखिर में उसे जाने के लिए कह दिया। इन सभी चीजों से इस वक्त शिवाय खुद को पहली बार बहुत थका हुआ और अकेला महसूस कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करके सीट से अपना सर टिका दिया। अपनी आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने अनिका का मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने आने लगा, जिसको याद करते हुए उसके पत्थर जैसे चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कान आ गई। कुछ पल बाद अपनी आंखें खोलकर वो अपने जोरों के धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए खुद से कहता है, अब शायद मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस रात किस वजह से मेरे करीब आई थी और यहाँ तक तुमने अतीत में क्या किया था, क्योंकि अब तुम्हारी मासूम और सच्ची आंखों की गहराइयों में मैं चाह कर भी खुद को डूबने से नहीं रोक पा रहा हूँ। मैंने तब से लेकर जब हम हॉस्पिटल में मिले थे अब तक खुद की भावनाओं को किसी तरह नियंत्रित कर रखा था और नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर ये दिल तुम्हें एक पल भी देखे बिना नहीं रह सकता और अब तो मैं खुद को और रोकना भी नहीं चाहता, फिर चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। बोलते हुए उसके होठों पर कातिलाना मुस्कान थी और उसकी आंखों में जुनून साफ नजर आ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग अनिका की जैसी ही आंख खुली उसने अपनी आंखों के ठीक सामने एक प्यारा सा छोटा और क्यूट चेहरा देखा, जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके एक टक उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा था। एक सेकंड के लिए तो अनिका इतने प्यारे और मासूम चेहरे को देखकर उसे ही बहुत ही देखती रह गई, लेकिन जैसे ही उसे होश आया कि उसे देखने वाला क्यूट सा बेबी कोई नहीं बल्कि उसका शिवू है, ये याद आते ही उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। अनिका ने अपने दोनों हाथों को शिवू के गालों पर रखते हुए बहुत ही प्यार से कहा, क्या हुआ बेबी, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? शिवू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को एक टक देखे हुए अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, परी आप सोते हुए बिल्कुल वो स्टोरी वालों स्लीपिंग ब्यूटी की तरह ही दिखते हो। क्या आप सच में पूरी रात मेरे साथ सोए थे? अनिका ने उठकर शिव के दोनों चिक्स पर किस करते हुए प्यार से कहा, हाँ बेबी, अब से मैं रोज आपके साथ ही सोया करूंगी जब तक मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ। अनिका की जाने की बात सुनकर शिवू की आंखों की चमक तुरंत गायब हो गई और वो अपनी उदास आवाज में अनिका से कहती है, क्या आप हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते? मुझे आपके साथ बहुत अच्छी नींद आती है और मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। क्या आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही नहीं रह सकते? बोलते हुए शिवू का चेहरा थोड़ा लटक सा गया। अनिका को भी शिवू से अलग होने की बात सोचकर बहुत बुरा लग रहा था। इतने कम दिनों में उसका शिवांश के साथ एक बहुत ही मजबूत मत बॉन्ड सा बन गया था, बिल्कुल माँ बेटे की तरह, और वो तो अब शिवू को अपना बेटा ही मानती थी। लेकिन वो चाहकर शिवू की माँ होने के हक से उसके साथ नहीं रह सकती थी, क्योंकि जो पहले रियल अनिका ने किया था उसकी वजह से वो हक उससे कब का छिन चुका था। यही सब सोचते हुए अनिका की आंखें नम हो जाती है, लेकिन अपने सामने शिव का उदास चेहरा देखकर उसने खुद को संभालते हुए एक लंबी सांस छोड़ी और अपने होठों पर नकली छोटी मुस्कान लाते हुए बहुत ही प्यार से शिवांश को मनाते हुए कहा, बेबी आप उदास क्यों हो रहे हो? मैं अभी तो यहाँ से नहीं जा रही हूँ ना, अभी तो मैं बहुत दिनों तक आपके साथ ही रहने वाली हूँ और इस बीच हम खूब सारे गेम्स खेलेंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। फिर शिवांश को अपनी गोद में बैठाकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपसे मिलने यहाँ आती रहूंगी और अगर आपको मेरी ज्यादा याद आए तो आप भी मुझे मिलने कपूर मेंशन आ जाना। फिर वहाँ हम लोग खूब सारी मस्ती करेंगे और आपके पसंदीदा वीडियो गेम्स भी खेलेंगे। ये सुनकर शिवांश ने भी अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए अनिका से कहा, सच्ची? अनिका ने भी तुरंत ही अपने गले पर चुटकी करते हुए कहा, मुझ सच्ची। हालांकि इस वक्त भले ही शिवू के फेस पर स्माइल थी, लेकिन उसकी आंख की चमक अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, क्योंकि वो कोई आम बच्चा नहीं था जो इस तरह से खुश हो जाता। लेकिन शिव की आंखों में देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त कितना दुखी है। उसने केवल अनिका को खुश देखने के लिए ही अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी थी, क्योंकि उसकी तेज नजर से अनिका की नम आंखें नहीं छुपी हुई थी। वो इतना समझदार था कि वो भी समझता था कि उसके अलग होने पर केवल वो ही नहीं उसकी परी भी बहुत दुखी हो जाएगी, और वो उसे बार बार बोलकर अपनी परी को और भी ज्यादा दुखी नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद खुद तैयार होने के बाद शिव को तैयार करके अनिका सुबह का नाश्ता बनाने के लिए किचन की तरफ चली गई। उसने सोचा जब तक के लिए वो यहाँ पर है तो क्यों ना अपने बेटे को उसकी माँ के हाथ का ही खाना खिलाए दिया जाए,
क्योंकि आखिर उसके भी तो कई अरमान थे अपने बेटे पर प्यार बरसाने के, लेकिन ना चाहते हुए भी उसके पास सीमित समय ही था अपने बेटे पर ममता बरसाने के लिए। खैर, सभी दुखी करने वाली बातें को अपने दिमाग से झटकते हुए अनिका शिव को अपनी गोद में उठाए हुए जैसे ही किचन के पास पहुंची, सारे सिर्फ अपना सर झुकाकर एक एक करके वहां से चुपचाप चले गए, क्योंकि उन्होंने पिछले दिन ही देख लिया था कि ये लड़की उनके छोटे बाबा के साथ साथ उनके बॉस के लिए भी कितनी मायने रखती है। तो वो किसी भी हालत में अनिका को थोड़ा सा भी नाराज करके अपनी मौत को न्योता नहीं देना चाहते थे। आखिर उनमें से कौन ही था जो अपने बॉस की क्रूरता के बारे में जानता नहीं था। बस वहाँ इन सब चीजों से अनजान केवल एक ही इंसान थी, और वो कोई और नहीं, हमारी सच्ची दिल वाली अनिका ही थी। खैर, जब अनिका ने वहाँ से सबको यूं चुपचाप जाते हुए देखा तो उसने ज्यादा ना सोचते हुए बस अपने कंधे उचका दिया और पहले की तरह शिवू को किचन की स्लेब पर बैठाने के बाद फोकस से जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने में लग गई। उसने पहले शिवू को रूम में ही रहने के लिए कहा था, लेकिन शिवू को तो अपनी परी की हर चीज बहुत पसंद थी। उसे तो अनिका को खाना बनाते हुए देखना भी बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उसने अनिका के साथ उसके साथ ले जाने के लिए कहा। अनिका ने भी उसकी बात नहीं टाली, बल्कि उसकी तो एक प्यारी और अच्छी कंपनी साथ में मिल रही थी, जिसकी वजह से उसका मन भी अच्छा रहता था। खैर, अनिका के नाश्ता बना लेने के बाद जैसे ही वो दोनों फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आए तो उन्हें हमेशा से अलग आज शिवाय अपनी हेड चेयर पर अपना टैबलेट चलाते हुए दिखाई दे रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था वो टैबलेट में बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज पढ़ रहा था। जैसे ही अनिका की नजर शिवाय पर पड़ी, कुछ पल के लिए वो चलते चलते रास्ते पर ही रुक गई और एक टक शिवाय की तरफ ही मंत्रमुग्ध होकर देखने लगी। शिवाय ने इस वक्त हमेशा की तरह काले रंग का 3-पीस सूट पहना हुआ था और उसके बाल जेल से सेट किए हुए थे। वो इस वक्त अपना काम करते हुए अपने सीरियस एक्सप्रेशन की वजह से बहुत आकर्षक और हॉट लग रहा था। इस वक्त अगर कोई भी लड़की शिवाय की तरफ देखती तो उसका तो हाल अनिका की ही तरह होता। जैसे ही शिवू ने महसूस किया कि अनिका चलते चलते अचानक बीच रास्ते में ही रुक गई है, तो उसने कंफ्यूजन से अनिका की तरफ देखते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से अनिका के हाथ को हिलाते हुए कहा, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए, चलो ना। बोलते हुए वो अभी भी अनिका का हाथ जोरों से हिला रहा था, जिसकी वजह से अनिका तुरंत अपने होश में वापस आ गई और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो इतनी देर से क्या कर रही थी, उसका चेहरा तुरंत टमाटर की तरह लाल हो गया। तभी उसकी नजर शिवाय की गहरी नीली आंखों से मिली, जो शिवू के बोलने की वजह से उसकी तरफ देख रहा था। अनिका शिवाय के इस तरह देखने की वजह ऐसे इतना एम्बारस हो गई थी, उसका तो मन कर रहा था कि वो यहाँ ऐसे किसी भी तरह से भाग जाए। आखिर उसको इस तरह बेवकूफों की तरफ एक्ट करते हुए और खुले आम शिवाय को ताड़ते हुए उस आदमी ने पकड़ जो लिया था। शिवांश के बार बार पुकारने पर अनिका ने अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए 2-3 बार नकली खांसी की और शिवांश को वापस गोदे में उठाते हुए बहाना बनाते हुए कहा, ओह नहीं तो, कुछ भी तो नहीं, चलो चलते हैं। बोलते हुए वो चलकर सबसे पहले शिवू को शिवाय के ठीक बगल में बैठाया, फिर खुद भी शिवू के बगल में जा बैठी। आज भी उनके आसपास के सभी नौकर गायब हो चुके थे। इस बार अनिका ने बिना किसी देरी के नाश्ता परोसना शुरू कर दिया। हालांकि जब शिवाय ने अनिका का शर्म से लाल हुआ चेहरा देखा तो उसके होठों पर खूबसूरत सी मुस्कान तैर गई, जिसकी वजह से उसके अट्रैक्टिव फेस और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। लेकिन उस वक्त अनिका इतनी शर्मिंदा थी कि उसने शिवाय की तरफ एक नजर भी उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं की। जब शिवाय ने देखा कि अनिका उससे दूर बैठे हैं तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने खुद के इमोशंस को किसी तरह काबू किया। सब लोग अपना नाश्ता करने के बाद जल्दी ही अपने अपने कामों में लग गए। आज भी शिवाय ने बिना कुछ बोले सारा नाश्ता खत्म कर दिया था और यहाँ बेचारी अनिका को यही लग रहा था कि शिवाय की डाइट इतनी अच्छी है, पर उसे क्या पता था अनिका के हाथों का खाना अब शिवाय का फेवरेट बन चुका था। CH27 फेवरेट डिश। हालांकि जब शिवाय ने अनिका का शर्म से लाल हुआ चेहरा देखा तो उसके होठों पर खूबसूरत सी मुस्कान तैर गई, जिसकी वजह से उसके अट्रैक्टिव फेस और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। लेकिन उस वक्त अनिका इतनी शर्मिंदा थी कि उसने शिवाय की तरफ एक नजर भी उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं की। जब शिवाय ने देखा कि अनिका उससे दूर बैठे हैं तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने खुद के इमोशंस को किसी तरह काबू किया। सब लोग अपना नाश्ता करने के बाद जल्दी ही अपने अपने कामों में लग गए। आज भी शिवाय ने बिना कुछ बोले सारा नाश्ता खत्म कर दिया था और यहाँ बेचारी अनिका को यही लग रहा था कि शिवाय की डाइट इतनी अच्छी है, पर उसे क्या पता था अनिका के हाथों का खाना अब शिवाय का फेवरेट बन चुका था। अब आगे अनिका अभी शिवू को उसके रूम छोड़कर अपने रूम में कुछ काम कर रही थी कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसके कॉल पिक करने पर उधर से जीवन जी की आवाज सुनाई देती है। अनी बेटा, कैसी हो तुम,
क्या अब तुम्हें हमारी याद नहीं आती? ये बात उन्होंने नकली गुस्सा दिखाते हुए कही थी। अनिका भी जानती थी कि उसके पिता बस थोड़ा उसकी टांग खींच रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें थोड़ा मक्खन लगाते हुए कहते हैं, डैड आपको किसने कहा कि मुझे आपकी और माँ की याद नहीं आती? वो तो मैं बस थोड़ा सा बिजी चल रही थी, इसीलिए आज आपको कॉल नहीं कर पाई, वरना रोज तो आपको कॉल या मैसेज करके बात कर ही लेती हूँ, और माँ की तो मेरी रोज ही बात होती है। जयवंत जी कहते हैं, तो अब आप मुझसे ज्यादा अपनी माँ से बात करने लगी है, ये गलत बात है प्रिंसेस। इस बार हेमंत जी थोड़ा सा नाराज हो गए थे कि भाई उनकी लाडली प्रिंसेस उनसे ज्यादा उसकी माँ को प्राथमिकता देती है। अनिका ने जब उनकी थोड़ी नाराज टोन सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए जीवंत जी से कहा, वैसे डैड मैं मॉम से आपकी फेवरेट डिश मटर पनीर बनाना सीख रही थी, ताकि जब मैं वापस आ जाऊँ तो आपको अपने हाथों की बनी टेस्टी मटर पनीर बनाकर खिलाओ, लेकिन आप तो। बोलते हुए वो चुप हो गई, तो जीवंत जी ने हड़बड़ाते हुए मनाते हुए कहते हैं, अरे अरे प्रिंसेस तुम तो बुरा मान गई, ये तो तुम बहुत अच्छा कर रही हो। वैसे भी अपनी पसंदीदा डिश बनवाने के लिए मुझे तुम्हारी माँ को कितना मनाना पड़ता है, और जब मेरी प्रिंसेस मुझे खुद बनाकर खिलाएगी तो मैं भी तुम्हारी माँ को दिखाकर मटर पनीर खाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, ओपन माउथ स्माइल कोल स्वेट स्माइल। अनिका भी अपने पिता का प्लान सुनकर हंसने लगी। ओपन माउथ स्माइल। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद जीवन जी ने गंभीर होकर कहा, अनी बेटा तुम्हें याद है जो प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें बनाने के लिए दिया था, उसी को लेकर 2 दिन बाद मीटिंग होने वाली है, तुम्हारा सारा काम तो पूरा हो गया है ना? अनिका, जी डैड प्रोजेक्ट लगभग खत्म हो चुका है, बस कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं मुझे मीटिंग के लिए। जीवंत जी, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। ये तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को लेकर हमारी कंपनी में पहला प्रेजेंटेशन होगा, तुम्हें इसमें अपना बेस्ट देना है। वैसे मुझे पता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है, जब मुझे ये इतना पसंद आया तो मैं निश्चित हूँ कि सभी निवेशकों को भी तुम्हारा प्रोजेक्ट पसंद आएगा। अनिका, डैड आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपकी प्रिंसेस सब संभाल लेगी। अनिका की बात सुनकर जीवंत जी के चेहरे पर गर्व से भरी स्माइल आ गई। अगर यही बात अनिका ने पहला कही होती तो वो उसकी बात को मजाक में ले लेते, लेकिन अनिका का बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाने के बाद जब अनिका ने अपने आइडिया जीवंत जी के साथ साझा किए तो पहले जीवंत जी काफी देर तक चौंक कर रह गए। उन्हें तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इतना बेस्ट एंड यूनिक आइडिया अपनी वही निथली और बिगल बेटी के मुंह से सुन रहे हैं, या फिर अनिका ने उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में ये सारी बातें बस कहीं से देखकर बोल दी थी। लेकिन जब अनिका ने अपने आइडिया को उन्हें ब्रीफली से समझाना शुरू कर दिया तो उनका रिएक्शन पहले तो शौक में, फिर हैरानी से खुशी में और आखिरी में गर्व में चेंज हो गया। इन कुछ दिनों में उनके बीच के सारे गले शिकवे भी खत्म हो गए थे और तो उनका रिश्ता बाप बेटी से ज्यादा अब दोस्त में बदल गया था। जीवंत जी से बात करने के बाद अनिका भी अपने प्रोजेक्ट से संबंधित काम करने में लग गई, जिसमें उसको समय पता ही नहीं चला। अनिका लैपटॉप को बंद करके एक राहत की सांस ली, चलो मेरा काम आखिरकार खत्म हो ही गया। वो अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित थी। वैसे उसकी खुद की भी एक छोटी सी कंपनी थी जिसे उसने कुछ साल पहले ही शुरू किया था, लेकिन वो इतनी जल्दी ग्रो कर रही थी कि लोग उसके सीक्रेट ओनर के बारे में जानने के लिए अब पागल से हो गए थे। अनिका जब कपूर मैंशन गई थी तो उसने तभी अपनी कंपनी के अपडेट लेने शुरू कर दिए थे। बस उसे एक बात की ही राहत थी कि उसकी गुप्त पहचान जो उसने गुप्त एजेंट होने की वजह से रखी थी, उसकी वजह से उसको अपनी कंपनी को दोबारा से टेक ओवर करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी और उसे काम वापसी के पहले की तरह शुरू करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन उसने अब तक अपनी पहचान उजागर नहीं की थी, क्योंकि उसके ऐसा करने की वजह से लोगों का तो पता नहीं, लेकिन उसके माता पिता को जोरदार झटका जरूर लगता। इसलिए उसने थोड़ा रुकने का और उसके माता पिता को उसकी काबिलियत जानने के लिए थोड़ा समय देने का फैसला किया। शाम के 8 बजे अनिका और शिवू पॉपकॉर्न और चिप्स लेकर घर की तीसरी मंजिल पर बने प्राइवेट सिनेमा में फाइंडिंग नेमो एनिमेटेड फिल्म देख रहे थे और वो दोनों फिल्म देखते हुए बहुत एंजॉय भी कर रहे थे। तभी उसी अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी के बाद वापस से अंधेरा हो जाता है और किसी के जूते की आवाज फिल्म के शोर की वजह से उन दोनों को ही नहीं सुनाई दे रही थी। वो दोनों फिल्म देखने में इतने ज्यादा मस्त थे कि उन लोगों ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया कि कोई लंबी फिगर उनके करीब ही आ रही है। कुछ पल बाद शिवू को उसने उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और खुद अनिका की बगल वाली सीट पर बैठ गया। लेकिन हमारी अनिका तो फिल्म में इतना ज्यादा गुम थी कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उनके बगल में कोई शख्स आकर बैठ गया चुका है। जैसे ही शिवू ने उस इंसान को कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तो उस इंसान ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा
शिवू भी अच्छे बच्चे की तरह उस शख्स की बात मानकर चुपचाप उसकी गोद में बैठकर फिल्म एंजॉय करने लगा। तभी एक सीन में अनिका एक्साइटेड होकर, शिवू देखना इसके बाद निमो और उसके डैड जरूर मिल जाएंगे, बोलते हुए वो शिवू को साइड हग करने जा ही रही थी कि उसका हाथ मस्कुलर शोल्डर को महसूस करके उसने पलटकर उसकी तरफ देख तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि अचानक से यू अनिका का कोमल और मुलायम के हाथ अपने शोल्डर पर महसूस करके शिवाय अनिका के कान में उसे हाथ हटाने के लिए बोलने वाला था। क्योंकि अरे भाई, वहाँ पर मूवी का साउंड जो इतनी तेज कर रखा था कि उसकी आवाज अनिका को सुनाई ही नहीं देती, पर उन दोनों को के इस अनएक्सपेक्टेड एक्शन की वजह से शिवाय के लिप्स अनिका के सॉफ्ट लिप्स से टच हो गए। इस वजह से वो दोनों ही किसी स्टैच्यू की तरह एक ही जगह पर जैसे फ्रीज से हो गए थे। अरे भाई, इन लोगों का शौक होना तो नॉर्मल ही था, भला इस तरह का एक्सीडेंटल किस तो किसी फिल्म में भी नहीं दिखाया जाता। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। जहाँ एक तरफ अनिका की आंखें शौक से बड़ी हो गई थी, वही शिवाय अपनी गहरी नीली आंखों से इंटेंशनली अनिका की आंखों में गहरी में बिना एक पल के लिए भी अपनी पलक झपकाए दिखे जा रहा था। हालांकि इस वक्त अनिका शॉक होने की वजह बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी, वही शिवाय ने ऐसा होते ही अपने गोद में बैठे शिवू की आंखें बंद कर दी थी, जिसकी वजह से शिवू उसकी गोदे में बैठे ही मचल रहा था। लेकिन बेचारा चाहे जितना भी इंटेलिजेंट क्यों न हो, लेकिन था तो वो छोटा सा ही, तो भला उसका बस अपने डैड के मस्कुलर स्ट्रेंथ के सामने कैसे चलता। जैसे ही अनिका ने शॉक से बाहर निकलते ही उसने तुरंत ही खुद को पीछे कर दिया। इस समय अनिका के कान और गाल टमाटर से भी ज्यादा लाल हो चुके थे। उसको इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी इस वक्त कि उसका मन कर रहा था कि वो कहीं जगह पाकर छिप जाए और शिवाय की नजरों से कहीं दूर चली जाए। हालांकि ये कोई उनकी पहली किस नहीं थी, लेकिन वो लोग वहाँ अकेले नहीं थे और तो और शिवू के वहाँ होने के कारण से अनिका को इतना ज्यादा शर्मनाक महसूस रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो यही गड्ढा खोदकर उनसे खुद को गाड़ ले। तभी शिवू की चिढ़ी हुई आवाज की वजह से अनिका का ध्यान वापस से रियलिटी में आया। शिवू, पापा आपने मेरी आंखें बंद क्यों की थी? आपकी वजह से मेरी फिल्म अधूरी रह गई। बोलते हुए वो अनिका की तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो आप भी मेरी साइड से कुछ बोलो। पर अनिका के तो इस वक्त मुंह से एक भी शब्द भी नहीं निकल रहा था। जहाँ एक तरफ अनिका इस वक्त शर्म से पानी पानी हो रही थी, वही शिवाय के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखें वक्त बहुत ज्यादा गहरी हो गई थी और वो एक तक अनिका के होठों की तरफ ही देखे जा रहा था। जैसे ही अनिका ने शिवाय की नजरों का पीछा किया, उसका मन कर रहा था कि वो भी शिवाय की आंखों को अपने हाथों से क्लोज कर दे, क्योंकि वो उसकी इतनी ज्यादा इंटेंस नजरों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। भले ही शिवाय के एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, जिसकी आवाज उसकी गोद में बैठा शिवू को भी सुनाई दे रही थी। वो भी कंफ्यूजन से उन दोनों की तरफ ही देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि इतनी देर में ऐसा भी क्या हो गया कि वो दोनों इतना ज्यादा अजीब रिएक्ट कर रहे थे। तभी म्यूजिक खत्म होने की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई, जिसकी जोर शोर से आवाजें आ रही थी, जिससे उन तीनों का ध्यान बड़े पर्दे की तरफ चल गया। शिवू उदास होकर कहता है, लो फिल्म तो खत्म हो गई, पेंसिव फेस, लेकिन मैंने तो लास्ट सीन ही मिस कर दिया। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है डैड। शिवाय ने जब शिवू की शिकायत सुनी तो उसके बालों पर हाथ से सहलाते हुए सॉफ्ट टोन में कहा, कोई बात नहीं, अब मैं भी आपके साथ फिल्म देखूंगा, हैप्पी। शिवू एक्साइटेड होकर, रियली डैड? शिवाय, हम वाह, लव यू डैड, बोलते हुए वो शिवाय को गले लगा लेता है। शिवू आज पहली बार अपने डैड के साथ फिल्म देखने वाला था, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया था। हालांकि शिवाय ऑफिस से आने के बाद अपना सारा समय सिर्फ उसके साथ ही बिताता था, लेकिन कभी भी उन दोनों ने मिलकर कोई फन नहीं की था। ज्यादा से ज्यादा साथ में मिलकर रोबोट्स बनाते थे या फिर पढ़ाई करते थे। हालांकि शिवाय अपनी पूरी कोशिश करता था, लेकिन अपने नेचर की वजह से वो कभी भी शिवू के साथ उसका बचपन नहीं मना सका। वो अब जब शिवू को हंसता हुआ देखता था, जो खासकर अनिका के आने के बाद से ही शुरू हुआ था, उसके दिल को बहुत सुकून मिलता था। और जब वो अनिका और शिवू को साथ में हंसते हुए देखता था, तो उसे कंप्लीट फैमिली वाली फीलिंग आती थी, जिसकी इच्छा उसने बहुत पहले ही अपने सीने में दफन कर ली थी। लेकिन अनिका की उसकी जिंदगी और घर में आने के बाद उसने इस सपने को सच करने का लालच उस पर हावी हो रहा था। आखिर उसकी पत्थर दिल ने अनिका के एहसास की वजह से धड़कने जो शुरू कर दिया था, जो उसके 28 साल पहले कभी नहीं हुआ था। इन्हीं सब की वजह से शिवाय के फैसला दिन पर दिन और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। अनिका भी मुस्कुराती हुई उन बाप बेटे की जोड़ी की तरफ देख रही थी। आखिर उसका शिवू खुश था तो भला वो क्यों ना खुश होती। इन सब की वजह से पहले की घटना को वो भूल चुकी थी। तभी शिवू शिवाय के अलग होते हुए क्यूटली अनिका की तरफ देखते हुए कहता है, परी आप ही पहले की तरह कोई फिल्म चुनो।
अनिका भी उसकी बात मान लेती है और सर्वेंट को आवाज लगाने ही वाली होती है कि तभी शिवाय अनिका के हाथ में रिमोट थमाते हुए कहता है, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। फिर उसकी आंखों में डीपली देखते हुए कहता है, मुझे अपने आसपास ज्यादा लोग पसंद नहीं जो मेरे पर्सनल मूवमेंट में इंटरफेयर करे। पहले तो अनिका को लगता है शायद शिवाय उसे भी जाने के लिए कह रहा है, लेकिन जब अनिका उसकी लास्ट लाइन सुनती है और उसकी नजर को फॉलो करती है जो लगातार अपनी गहरी आंखों से उसके होठों की तरफ ही देख रहा था, अनिका का तो मन कर रहा था वो उस रिमोट से शिवाय के सर पर जोर से मारे। क्या उसे अपने बेटे के सामने भी इतना ठरकपन दिखाना जरूरी था? CH-28 यू आर ओनली माइन। पहले तो अनिका को लगता है शायद शिवाय उसे भी जाने के लिए कह रहा है, लेकिन जब अनिका उसकी लास्ट लाइन सुनती है और उसकी नजर को फॉलो करती है जो लगातार अपनी गहरी आंखों से उसके होठों की तरफ ही देख रहा था, अनिका का तो मन कर रहा था वो उस रिमोट से शिवाय के सर पर जोर से मारे। क्या उसे अपने बेटे के सामने भी इतना ठरकपन दिखाना जरूरी था? अब आगे, अभी अनिका शिवाय को कोसने में व्यस्त ही थी कि तभी शिवू ने अनिका को कोई रिस्पॉन्स न करते देख रिमोट लेते हुए अनिका के हाथ में थमा दिया, जिससे आखिरकार दोनों का आई कांटेक्ट टूटा। शिवाय ने बस अपने जीरो एक्सप्रेशन के साथ शिवू की तरफ देखा, वहीं दूसरी तरफ अनिका बेचारी अपने लाल गालों को छुपाने के लिए अपना चेहरा इधर उधर करके देख रही थी। शिवू ने जब अनिका के लाल चेहरे की तरफ देखा तो अनिका की चिता करते हुए उसकी तरफ झुकने की कोशिश करते हुए चिंता से भरी आवाज में इनोसेंटली पूछा, परी आप क्या बीमार हो? आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? शिवू के झुकने की वजह से शिवाय भी थोड़ा अनिका की तरफ झुक गया था। हालांकि शिवू का छोटा शरीर शिवाय को हिला भी नहीं सकता था, लेकिन ये तो अब हम सभी जान ही गए होंगे कि शिवाय ने ये अनिका के और करीब आने और उसको और भी ज्यादा चिढ़ाने के लिए किया था, जो हो भी रहा था। अनिका ने जब शिवू के साथ साथ शिवाय को भी उसके चेहरे करीब देखा तो उसका चेहरा और भी ज्यादा रेड हो गया, लेकिन इस वक्त वो गुस्से में था। उसने शिवू का ध्यान भटकाने के लिए जल्दी ही फिल्म का चयन करना शुरू कर दिया और हड़बड़ाते हुए बहाना बनाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। हाँ मूवी, तो कौन सी मूवी देखोगे तुम? बोलते हुए वो लगातार चैनल चेंज कर रही थी। अनिका छुप छुप कर अपने आंखों के कोनों से शिवाय के चेहरे की तरफ ही देख रही थी, जिसके चेहरे पर वक्त छोटी सी नोटी स्माइल थी, जो ऑफकोर्स अनिका को उकसाने के लिए ही थी। अनिका शिवाय की वजह से अब पूरी तरह चिढ़ गई थी। वो मन ही मन, बहुत शौक है ना इस आदमी को मुझे चिढ़ाने में, अभी बताती हूँ। इसे मूवी देखनी है, चलो इसे मैं आज गर्ल्स वाली प्रिंसेस मूवी दिखाऊंगी। सारा मूवी देखने का भूत उतर जाएगा, फिर दोबारा कभी मेरे साथ फिल्म नहीं देखेगा। बस अगर आज शिवू यहाँ नहीं होता तो मैं इसे पक्का इतनी अच्छी हॉरर फिल्म दिखाती कि ये रात रात भर बस अपनी मम्मी को ही याद करता। खैर बच गया, अभी किस्मत इसके साथ है, लेकिन आगे कब तक बचेगा। स्मर्क सोचते हुए अनिका के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी, स्मर्क जिसे शिवाय अपनी तिरछी नजरों से देख पा रहा था। अनअम्यूज्ड, उसे ये तो समझ आ रहा था कि अनिका उसके ही लिए कुछ खुराफात प्लान कर रही है, लेकिन तब भी उसे इस बात से अच्छा ही लग रहा था कि आखिर अनिका उसके बारे में सोच तो रही थी। खैर, अनिका ने लड़कियों की पसंदीदा फिल्म उन दोनों लड़कों के लिए चला दी। फिल्म का नाम फ्रोजन था, जिसका प्रोमो देखकर ही शिवाय की आंख छोटी हो गई और वो इस वक्त अपना सर घुमाकर अनिका के चेहरे की तरफ ही देखने लगा, जो उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर अपने 32 के 32 दांत ग्रिन दिखा रही थी। वही शिवू का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो उलझन में अजीब सा मुंह बनाकर अनिका की तरफ देखने लगा, जैसे कहना चाह रहा हो, ये फिल्म तो लड़कियां देखती है, मैं तो लड़का हूँ। अनिका भी शिवू के एक्सप्रेशन से समझ गई थी को वो क्या कहने वाला था। वो जल्दी से शिवू को मनाते हुए अपना भोला चेहरा बनाकर अपनी मासूम आंखों को बार बार झपकाते हुए शिवू से बहुत ही प्यार से कहती है, बेबी ये फिल्म आपकी परी की पसंदीदा है, तो क्या आप प्लीज ये फिल्म अपनी परी के साथ देखोगे? स्माइलिंग फेस। शिवू तो अनिका के एक्सप्रेशन देखकर ही मान गया था। आखिर इस वक्त अनिका इतनी क्यूट जो लग रही थी। अगर अनिका ने नॉर्मली भी उससे ये बात कही होती तो वो भला मना ही क्यों करता। आखिर उसने पहली वाली मूवी भी तो अपनी परी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ही देखी थी। हालांकि वो एक 5 साल का बच्चा था, लेकिन उसको कार्टून ये सब बहुत ही बोरिंग लगता था, बल्कि उसको तो साइंस फिक्शन फिल्में ज्यादा पसंद थी। हालांकि वो फिल्में ना के बराबर ही देखता था, पर फिर भी अपनी परी के साथ क्यूट और मासूम बेबी बनने की एक्टिंग वो हमेशा से ही करता रहने वाला था, ताकि उसकी परी उसकी हमेशा ऐसे ही केयर करती रहे। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे तुरंत हाँ में अपना सर हिला दिया। जहाँ एक तरफ अनिका शिवू को मनाने में अपनी अलग ही खुराफात करने में लगी हुई थी, इस बात से पूरी तरह से अनजान की 2 जोड़ी आंखें इस वक्त उसे बहुत ही ज्यादा प्यार से एकटक देखे जा रही थी। जब शिवाय ने अनिका को इतना ज्यादा क्यूट एक्ट करते देखा
तो उसका दिल, जिसने उसे बहुत ही मुश्किल से अपनी अभी अभी हुई किस के बाद काबू करके रखा हुआ था, वो फिर से बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ने लेने लगा। खैर, वो तीनों ही अब फिल्म देखने में लग चुके थे। करीब 1 घंटे के बाद शिवू फिल्म देखते देखते कब का सो चुका था। आखिर उसे वैसे भी ये सब फिल्में बहुत बोरिंग लगती थी, और ऊपर से अनिका ने तो प्रिंसेस स्टोरी लगा दी थी। जैसे ही शिवाय को फील हुआ कि शिवू सो चुका है, तो उसने अपनी दूसरी साइड वाली सीट के बटन को दबाया, जिससे वो पूरा हॉरिजॉन्टली बेंड हो गया। उस पर उसने शिवू को अच्छे से सुला दिया और अपना ब्लेजर उतारकर उसे अच्छे से कवर कर दिया, ताकि सोते वक्त उसे ठंड न लगे। शिवू को अच्छे से सुलाने के बाद शिवाय ने अपनी दूसरी तरफ बैठी अनिका की तरफ देखा, जो अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए अपने बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन के साथ एक टक सामने की तरफ देखती जा रही थी और बीच बीच में पॉपकॉर्न और चिप्स भी खाती जा रही थी। इस वक्त स्क्रीन पर आती लाइट अनिका के खूबसूरत और मासूम चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक लग रहा था। फिल्म देखते समय उसकी मासूम आंखें तारों की तरह चमक रही थी और उसके होठों पर वो प्यारी सी मुस्कान उसे और भी ज्यादा मासूम और क्यूट बना रही थी। वो इस वक्त किसी बच्चे की तरह मासूम लग रही थी, जो दुनिया की लाखों बुराइयों से अनछुई हो। शिवाय एक टक अनिका के चेहरे को देखता जा रहा था, जो उसके दिल को इस वक्त बहुत सुकून दे रहा था। वो अपलक अनिका की आंखों की मासूमियत और उसके चेहरे के भोलेपन को अपनी नीली आंखों में बसाए जा रहा था। वही इन सबसे अनजान अनिका तो मस्त फिल्म देखने में लगी हुई थी। पिछले जन्म में उसने अपने पिता के खत्म होने के बाद ना ही अपना बचपन जिया था और ना ही कभी अपनी जिंदगी के किसी भी पल को इतने ज्यादा सुकून से जी पाई थी। आखिर उसे एनिमेटेड फिल्में बहुत पसंद थी, लेकिन अपनी जिंदगी को किसी रेस की तरह जीने की वजह से उसे कभी खुद की इच्छा का पूरा करने का समय ही नहीं मिला। खैर, धीरे धीरे फिल्म का एंडिंग सीन भी आ जाता है और प्रिंसेस की छोटी बहन हीरोइन और हीरो का किसिंग सीन भी आ जाता है, जिसे अनिका अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके एक टक देख रही थी। उसके लिए ये पहली बार था कि वो एनिमेटेड फिल्म ही सही पर अपने सामने किसी को किस करते हुए देख रही थी। मूवी में किसिंग सीन को देखते हुए अनिका को अपनी पहली किस की याद आ गई, जिसकी वजह से उसके गाल धीरे धीरे लाल होने लगे। शिवाय, जो इस वक्त बिना पलक झपकाए अनिका के चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था, अचानक उसके चेहरे को इस तरह लाल होते देखकर उसने कंफ्यूजन से अपने सामने की स्क्रीन की तरफ देखा और किसिंग सीन को देखकर शिवाय के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने फिर अनिका की आंखों की तरफ देखा तो उसे ये समझते देर नहीं लगी कि इस वक्त अनिका उन्हीं की पहली किस के बारे में ही सोच रही थी, और ये समझते ही शिवाय की स्माइल और भी ज्यादा ब्राइट हो गई। उसने बहुत धीरे से अनिका के कानों के पास जाते हुए अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए अपनी मैंटिक सेड्यूसिंग वॉइस में कहा, डू यू वांट टू फील इट अगेन? शिवाय के आजाद करते ही अनिका निठाल होकर उसके सीने पर ही अपना सर टीका कर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। सांस की कमी की वजह से उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो चुका था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया में पहली ऐसी लड़की होने वाली है जो किस की वजह से दम घुटने से मर जाएगी। लेकिन शायद उस आदमी को उस पर थोड़ा तरस आ गया, जो उसकी सवेरी यमराज के पास पहुंचने से पहले ही उसने उसे आजाद कर दिया। इस वक्त अनिका शिवाय के चेस्ट से टिककर उसे जी भर कर तरह तरह की गलियां दे रही थी। शिवाय भी अनिका की ये हालत देखकर उसके बैक को धीरे से रब कर रहा था, जिससे अनिका को उसका इस तरह से ख्याल रखना अच्छा तो लग रहा था, लेकिन उसे शिवाय से नाराजगी भी बहुत थी। आखिर वो जब ऐसे उससे मिला था, उसकी बिना मर्जी के जब चाहे उसे किस किए जा रहा था, और अनिका ये समझ नहीं पा रही थी कि वो शिवाय के सामने हमेशा कमजोर कैसे पड़ जाती थी। वो शिवाय के सामने बिल्कुल किसी भी तरह की भीगी बिल्ली की तरह हो जाती थी, जो उसके कुछ भी करने किसी भी बात का विरोध नहीं कर पाती थी। उसने पिछली बार भी उसे इसी तरह इतना कुछ कहा था, क्योंकि शिवाय ने उसे उस वक्त बहुत बुरा भला कहा, लेकिन तब भी वो शिवाय नाराज नहीं कर पाई, बल्कि इतने दिनों साथ रहने और शिवू के लिए शिवाय का प्यार और देखभाल देखकर धीरे धीरे अनिका के दिल में भी उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। शायद इसी वजह से जब शिवाय ने उसकी मर्जी के उसे किस किया तो भले हो वो उससे नाराज थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी उसका ऐसा करना गंदा और बुरा नहीं लगा। बल्कि जब शिवाय अनिका को पीठ को रब कर रहा था तो अनिका को अपने दिल में गर्माहट महसूस हो रही थी। हालांकि वो इस चीज को स्वीकार नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे अब तक यही समझाया था कि शिवाय को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई भी लड़की उसके करीब आए। वो इसलिए भी पहले वाली अनिका से नफरत करता था। ये बात अनिका भी जानती थी, लेकिन इन दिनों शिवाय के एक्शन की वजह से वो बहुत कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन फिर अपने दिल में पनपती भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए उसने किसी तरह खुद की सांसों को काबू किया और शिवाय के गोद से उतरने लगी। अनिका को असली अनिका की सारी याददाश्त याद थी, इसलिए वो अब किसी भी तरह से किसी भी ऐसे इंसान के लिए खुद के इमोशंस को नहीं जोड़ना चाहती थी जिसे उससे इतनी नफरत थी।
वो पुरानी अनिका की तरह अपने दिल को टूटा हुआ नहीं देख सकती थी। हालांकि पुरानी अनिका को शिवाय के हैंडसमनेस और बैकग्राउंड की वजह ही वो पसंद था, लेकिन कहीं ना कहीं अनिका को इस बात का डर तो था ही कि कहीं उसकी भी शिवाय दूसरी लड़की की तरह रिजेक्ट ना कर दे। जैसे ही शिवाय को एहसास हुआ कि अनिका उसकी गोद से उठने की कोशिश कर रही है, तो उसने अपनी पकड़ अनिका की कमर पर और कस ली और उसकी आंखों में गहरी से देखते हुए उसकी मन की बातों को थोड़ा थोड़ा समझे हुए अपना गुस्से को दबाने के लिए अपना जबड़ा कसते हुए अपने दांत पिसकर बहुत ही धीरे से अनिका के चेहरे के बेहद करीब जाते हुए कहा, ये क्या बकवास सोच रही हो तुम। इस वक्त शिवाय के होंठ लगभग अनिका के होंठ से टच कर रहे थे। उसकी गर्म सांसें अनिका के फेस पर ब्लो हो रही थी, जिसकी वजह से अनिका अंदर तक सिहर चुकी थी। शिवाय के गुस्से की वजह से अनिका थोड़ी डर गई थी, लेकिन जैसे ही उसने शिवाय की बातें को सुना वो कन्फ्यूजन से उसकी नीली आंखें में देखने लगी, जैसे उसकी बात के कहने का मतलब पूछ रही हो। शिवाय ने खुद के गुस्से को काबू करते हुए अनिका की आंखों में देखते हुए उसके कान के बेहद करीब जाकर अपनी गर्म सांसों को ब्लो करते हुए फुसलाते हुए कहा, तुम सबसे अलग हो, बिकॉज यू आर ओनली माइन। स्माइलिंग फेस। CH29 चैप्टर 29। इस वक्त शिवाय के होंठ लगभग अनिका के होंठ से टच कर रहे थे। उसकी गर्म सांसें अनिका के फेस पर ब्लो हो रही थी, जिसकी वजह से अनिका अंदर तक सिहर चुकी थी। शिवाय के गुस्से की वजह से अनिका थोड़ी डर गई थी, लेकिन जैसे ही उसने शिवाय की बातें को सुना वो कन्फ्यूजन से उसकी नीली आंखें में देखने लगी, जैसे उसकी बात के कहने का मतलब पूछ रही हो। शिवाय ने खुद के गुस्से को काबू करते हुए अनिका की आंखों में देखते हुए उसके कान के बेहद करीब जाकर अपनी गर्म सांसों को ब्लो करते हुए फुसलाते हुए कहा, तुम सबसे अलग हो, बिकॉज यू आर ओनली माइन। स्माइलिंग फेस। अब आगे अनिका जब शिवाय की आखिरी लाइन सुनती है तो एक तक उसकी तरफ ही देखने लगती है। उसका दिल उसके सीने में जोर जोर से धक धक कर रहा था। वो मन ही मन में, क्या इस आदमी के पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो इसको मेरे मन की सारी बातें सुनाई दे रही हैं। कहीं ये कोई असली शैतान तो नहीं। वो जैसी फिल्म में लूसीफर था, फिर अपना सर जोरों से हिलते हुए नहीं नहीं, लगता है मैं अपने पुनर्जन्म के बाद कुछ भी अनब शानब सोच रही हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर वो शिवाय के चेहरे की तरफ देखते हुए मन में, वैसे ये देखने में तो किसु लव एंजल की तरह लगता है। अभी अनिका अपने मन में अनाप शानब सोचे जा रही थी, बल्कि वो अभी जो शिवाय की गोद से उठने की कोशिश कर रही थी, उसकी जगह वो अब शिवाय की गोद में ऐसी बैठी थी जैसे वो उसके लिए वो सबसे आरामदायक जगह हो। खैर, जब शिवाय देखता है कि अनिका अब और उठने की कोशिश नहीं कर रही है, तो वो भी उसे आराम से अपनी बाहों में बैठा लेता है और फिर उसके बालों को सहलाने लगता है। इस वक्त उसकी आंखें मुझे एक अलग ही सुकून दिखाई दे रहा था। वो बस इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी अनिका को अपनी बाहों में कैद करके रखना चाहता था। अनिका को भी पता नहीं चला कि वो कब इतनी कंफर्टेबल हो गई कि उसकी गोद में ही बैठे बैठे सो गई। जब शिवाय ने देखा अनिका गहरी नींद में सो चुकी है, तो वो एक तक अनिका के सुकून से सोते चेहरे की तरफ ही देखने लगा, जो उसके सीने पर अपना सर रखकर आराम की नींद ले रहा था। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद उसने धीरे से उसके माथे पर किस किया और अपने मोबाइल से किसी को कुछ मैसेज दिए, जिसके थोड़ी देर बाद वही पुरानी सर्वेंट वहां आई और उसने शिवाय को 2 कंबल दिए और वहां से चुपचाप चली गई। और उसने धीरे से वहां का गेट बंद कर दिया। हालांकि किसू की इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि बिना उनके बॉस के ऑर्डर के कोई भी सर्वेंट मेंशन के किसी भी कोने में जा सके, लेकिन ये भी शिवाय के ऑर्डर ही थे। हालांकि इस वक्त उस ओल्ड सर्वेंट के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल थी और उनकी आंखें में हल्की हल्की नमी थी, क्योंकि वो जितना शिवाय को जानती थी, शायद उसके परिवार के अन्य सदस्य भी नहीं जानते थे। आज उन्हें पहली बार शिवाय की आंखों में वो खोई हुई कोमलता देखी थी, जो उसके माता पिता की मरने के बाद कहीं गायब सी हो गई थी। और उन्हें आज पहली बार लग रहा था कि उन्हें छोड़कर शिवाय की एक छोटी सी खुशहाल फैमिली देख ली हो। हॉल के अंदर शिवाय ने अपने सीट को भी मोड़ लिया था। ये एक प्रीमियम और पर्सनल सिनेमा हॉल था, जो शिवाय ने खास करके शिवू के लिए बनवाया था। इस वजह से वहां पर आराम से लेटने की सारी सुविधा थी। उसने पहले शिवू को अच्छे से कवर किया, फिर खुद की तरफ से अनिका को आराम से लेटा कर उन दोनों को ऊपर भी कंबल ढक दी और अपने दिल में पहली बार सुकून महसूस करके उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। ये पहली बार था जब शिवाय रात को इतनी जल्दी इसलिए रहा था क्योंकि वो ज्यादातर 2 बजे सोता था और 5 बजे उठ जाया करता था। उसकी नींद बहुत ज्यादा कच्ची थी। उसकी तो नींद की गोलियां लेने के बाद भी बस 4 से 5 घंटे ही नींद आती थी। खैर, अगली सुबह अनिका अपनी डेली रूटीन की तरह सुबह 7 बजे उठ गई। जब उसने अपना चेहरा के नीचे बहुत हार्ड और वार्म महसूस हुआ, तो उसने तुरंत ही अपनी आंखें एक झटके में ही खोल दी। अनिका की नज़र जैसे ही सामने की तरफ हुई, तो उसकी आंखें तुरंत छोड़ी हो गई। उसकी नींद अब पूरी तरह से उड़ चुकी थी।
जैसे ही उसने डरते हुए उस इंसान के चेहरे की तरफ देखा जिसे ऊपर वो अब तक लेती हुई थी, तो अपनी आंखों के सामने बहुत ही हैंडसम और जाने पहचाने चेहरे को देखकर उसकी आंखें लगभग बाहर ही आने वाली थी। उसकी तो सांसें भी उसके गले में ही अटक गई। पर जब उसने शिवाय की आंखों को बंद देखा तो उसे कहीं ना कहीं राहत की सांस ली। उसने अपने कमर से शिवाय के हाथों को अलग किया जो गहरी नींद में होने की वजह से ढीला हो चुका था। खुद को जल्दी से उसकी बहू से आजाद करके अनिका जल्दी से उठ खड़ी हुई और बिना एक पल की देरी किए हुए वहां से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे किसी ने सांड छोड़ दिए हो। उसकी गाड़ी सीधा अपने रूम के अंदर जाकर रुकी। अपने रूम का गेट झटके ऐस बैंड करने के बाद अनिका उसकी से टिककर लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसके माथे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें भी नजर आ रही थी। अनिका खुद से, वो क्या था? क्या मैं पूरी रात वो स्टोन फेस की बहू में? छी छी, ये नहीं हो सकता। फिर कल रात के सीन को याद करते हुए कैसे वो शिवाय को गालियां देते हुए इतना खो गई थी कि उसकी बाहों में सुकून पाकर और उसकी मेनली परफ्यूम की खुशबू में खोकर उसके ऊपर कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। हालांकि उसने कल अपने सॉफ्टवेयर पर काफी काम किया यहाँ जिस वजह से वो काफी थक गई थी, लेकिन शिवू के साथ मस्ती करने और फिल्म देखने में वो रेस्ट नहीं कर पाई। इसीलिए शायद शिवाय की बाहों की गर्मी की वजह से उसकी कब नींद आ गई थी पता ही नहीं चला। उसने अपने माथे को पीटते हुए खुद को डांटते हुए कहा, शिट शिट शिट, पता नहीं वो आदमी क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, मैं कितनी ज्यादा थरकी हूँ। हे राम, मैं भली चंगी सिंगल इंसाकन कब इस तरह बहकने लगी कि किसी की बाहों में पूरी रात सोने पर भी मुझे एक पल के लिए भी अजीब फील नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, अब मैं उस स्टोन सिंह ओबरॉय को कैसे अपना चेहरा सिखा पाऊंगी। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, कहीं वो मुझे अपने घर से निकल तो नहीं देगा। सोचते हुए वो अपने बालों को फ्रस्ट्रेशन में नोचने लगी। अनिका अनिका तू सच में कोई काम डांग से नहीं कर सकती, कहते हुए वो आगे बढ़ती है और खुद को अपने बिस्तर पर धड़ाम से पटक लेती है। फिर एक तकसीली की तरफ देखने लगती है। इस समय उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि कहीं शिवाय उसे भी बाकी लड़कियों की तरह ना समझ ले जो उसके पीछे दिन भर किसी मक्खी की तरह घूमती है। वैसे जब भी वो शिवाय का सुंदर और आकर्षक चेहरा देखती है तो खुद को उसके चेहरे पर लगातार देखने से रोक ही नहीं पाती थी। उसने फिर से यही सब सोचते हुए कहा, मैं क्या करूं यार, वो है ही इतना हैंडसम कि मेरी तो क्या किसी भी लड़की की नज़र उससे ना हटे। फिर झुंझलाते हुए मुंह फुलाकर बिस्तर पर अलटी पथी मार के बैठ जाती है, अपने गालों पर उंगली रखकर गहराई से सोचते हुए। अनिका, अगर तुझे शिवू के साथ और ज्यादा टाइम बिताना है और इस डेविल्स बचकर रहना है यो तेरे पास बस एक ही आइडिया है। जितना हो सके उस स्टोन सिंह ओबरॉय के पास भी नहीं भटकना है। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा, न ही हम मिलेंगे। हाँ, बोलते हुए अपनी सारी टेंशन को साइड में रखकर वो आराम से अपना रोज रूटीन करने में लग गई। वही दूसरी तरफ 8 बजे के करीब शिवाय की आंख खुली तो उसने खुद को जब अकेला पाया तो वो समझ गया कि अनिका पहले ही उठकर वहां से जा चुकी है। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। वो अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, सच अ स्टूपिड गर्ल। फर रुक कर, लेकिन क्यूट, कहते हुए उसकी कल रात के सारे सीन किसी फिल्म की तरह उसे याद आने लगे, जिसे याद करके उसे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ दी और शिव को लेकर उसने अपना कमरा में अच्छे से ले लिया और खुद फ्रेश होने के बाद सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। आज उसकी नींद काफी ज्यादा देर में खुली थी जिसकी वजह वो ना ही आज जिम कर पाया और नाश्ता पहले की तरह वो ऑफिस में ही करने वाला था। अगले दिन आज अनिका की प्रेजेंटेशन थी जिस वजह से उसने आज जल्दी ही नाश्ता बना लिया और शिवू को अच्छे से नाश्ता करने का कहकर वो कपूर कंपनी के लिए निकल गई। आज उसे इस बात की भी खुशी थी कि वो इतने दिनों बाद वापस अपने डैड के साथ मिलने जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय इंडस्ट्रीज के सीईओ ऑफिस में राघव नोक करके ऑफिस में एंटर करता है तो अपने बॉस को कहीं खोया हुआ एक तक सामने की तरफ देखते हुए देखकर मन, ये आज मेरे रोबोटिक बॉस को क्या हो गया है? जो आदमी बिना रुके बिना थके बस पूरा समय काम करता रहता था वो आज ऑफिस के वर्किंग आवर्स में चुपचाप बैठा है। क्या आज मेरे बॉस की जगह कोई डमी तो यहाँ नहीं आ गया है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने बॉस को स्टैच्यू बोला हो? सोचते हुए वो अपना सर खुजा रहा था। जब काफी देर हो गई तो अपने बॉस की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल्स को जोर की आवाज से टेबल पर पटकते हुए शिवाय की तरफ देखा, जो उतनी तेज शोर की वजह से शायद वापस अपना होश में आ गया था। वो अपने बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कड़क आवाज में कहता है, ये क्या था रग्गांव, क्या तुम्हें अब अपनी नौकरी प्यारी नहीं? तो राघव ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं बॉस, वो मैं तो मतलब मुझे लगा शायद आज आप अपनी आंखें खोल के मतलब गलती से शायद सो गए थे, तो मैं तो बस।
शिवाय भी समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहा था, इसीलिए बात बदलते हुए उसने पूछा, किस काम से आए थे तुम यहाँ पर? राघव, हाँ हाँ, वो बॉस आज हमारी ब्रांच कंपनी के सीईओ कपूर इंडस्ट्रीज की मीटिंग के लिए जाने वाले हैं। शिवाय बस हम में जवाब देता है, फिर कुछ सोचते हुए, एक काम करो, उस आदमी को मना कर दो, अब उसकी जगह मैं खुद मीटिंग के लिए जाऊंगा। शिवाय का ऐसा कहते ही राघव हड़बड़ाहट हुए, लेकिन बॉस आप क्यों? वैसे भी कपूर कंपनी के लिए यही सम्मान की बात होगी कि हमारी तरफ से कोई और उनकी मीटिंग अटेंड की, वो भी आपके कहने पर, वरना हम लोग इतनी छोटी कंपनियों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर भी नहीं जाते और आप खुद वहां जाने की बात कर रहे हैं। इस वक्त राघव की बातों से ही पता चल रहा था कि वो इसमें शिवाय की बातों से कितना ज्यादा शौक में था। अगर उसे अपने बॉस का डर ना होता तो वो शौक की वजह से 2-3 बार चीख भी चुका होता। खैर, शिवाय ने ज्यादा उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए सख्त टोन में कहा, जस्ट डू इट व्हाट आई से। शिवाय की स्ट्रिक्ट ओडे टोन को सुनकर राघव और अपने आगे के सारे सवालों को अपने मुंह में ही निगल लिया और ओके बॉस कहकर वहां से बाहर की तरफ जाने लगा। तब भी शिवाय ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट। हालांकि इस वक्त शिवाय टोन पहले से नॉर्मल थी, लेकिन तब भी राघव इस तरह अचानक रुके जाने पर थोड़ा सा डरा हुआ तो था ही। वो जैसा जो पलटकर शिवाय की तरफ देखता है तो शिवाय अपने मोबाइल के कैमरा में खुद के चेहरे को देखते हुए राघव से नॉर्मली पूछता है, वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं हैंडसम नहीं? शिवाय के अचानक से आए ऐसे अजीब से सवाल की वजह से राघव को ऐसा लग रहा था कि कहीं उसका कोई सदमा तो नहीं लगा है या वो दिन में सपने तो नहीं देख रहा। लेकिन जब उसे श्योर हो जाता है कि उसने कुछ गलत नहीं सुना तो उसके मुंह में केवल इतना ही निकलता है, क्या? अपने मोबाइल को अलग करने के बाद शिवाय फिर गुस्से में कहता है, जो पूछता है उतने का जवाब दो। राघव हदबदाते हुए, सर, आप तो सच में बहुत हैंडसम लगते हैं। यहाँ तक इसी वजह से आपने आज तक किसी महिला असिस्टेंट और सेक्रेटरी की जगह मेल स्टाफ ही रखा है, क्योंकि जब भी कोई लड़की आपको देखती है तो आपसे डरने के बावजूद भी वो आपके पीछे आने से खुद को रोक ही नहीं पाती। ये बोलते हुए वो एक लंबी सांस लेता है और अपने फोगट के पसीने को पूछने लगता है, जो डर की वजह से उसके माथे पर आया था। उसे आज भी याद, जब उसने ज्वाइन किया था तब एक लड़का होने के बावजूद भी वो खुद को शिवाय को एक तक देखने से रोक नहीं पाया था, जिसकी उसे ऐसी सजा मिली थी जिसके कारण उसे आज भी बुरे सपने आते हैं। वही शिवाय अपने असिस्टेंट की बातों को सुनकर खुद धीरे से, तो फिर वो मुझसे दूर क्यों भागती है? CH30 अंश खुराना वाई राघव हड़बड़ाते हुए, सर, आप तो सच में बहुत हैंडसम लगते हैं। यहाँ तक इसी वजह से आपने आज तक किसी महिला असिस्टेंट और सेक्रेटरी की जगह मेल स्टाफ ही रखा है, क्योंकि जब भी कोई लड़की आपको देखती है तो आपसे डरने के बावजूद भी वो आपके पीछे आने से खुद को रोक ही नहीं पाती। ये बोलते हुए वो एक लंबी सांस लेता है और अपने फोगट के पसीने को पूछने लगता है, जो डर की वजह से उसके माथे पर आया था। उसे आज भी याद था, जब उसने ज्वाइन किया था तब एक लड़का होने के बावजूद भी वो खुद को शिवाय को एक तक देखने से रोक नहीं पाया था, जिसकी उसे ऐसी सजा मिली थी जिसके कारण उसे आज भी बुरे सपने आते हैं। वही शिवाय अपने असिस्टेंट की बातों को सुनकर खुद धीरे से, तो फिर वो मुझसे दूर क्यों भागती है? अब आगे कपूर कंपनी के मीटिंग हॉल में सारे बड़े बड़े कंपनी के ओनर्स और शेयर होल्डर्स बैठे बड़ी बेसब्री से उन 4 खाली कुर्सियों को देखे जा रहे थे। तभी वहां का गेट खुलता है और मिस्टर जीवन कपूर और अनिका मीटिंग रूम में प्रवेश करते हैं। सभी ने बहुत ही वार्म वेलकम के साथ उनका स्वागत किया। सबसे मिलने के बाद जीवन जी ने सभी से अपनी बेटी अनिका का सबसे परिचय करवाने लगे। जैसे ही सभी ने अनिका का नाम सुना, सबके एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। आखिर उनकी सोसाइटी में कौन नहीं जानता था कि अनिका ने किसी बड़े बिजनेसमैन को सेड्यूस करके उसके बेटे के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन बाद में उस बच्चे को मिस्टर कपूर ने उस बिजनेसमैन को सौंप दिया था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो बड़ा बिजनेसमैन कौन था। वैसे ये बात तो नॉर्मल ही थी कि इस बात को नमक मिर्च लगाकर उसकी बेस्ट फ्रेंड दिया ने सभी के कानों तक पहुंचाई थी, और ये बात भी बहुत नॉर्मल थी कि शिवाय के डर से ना ही दिया ने और ना ही किसी और ने उसका नाम अनिका के साथ जुड़ने और सामने लाने की कोशिश की थी। खैर, सबको उस घटना के बाद यही लगा था कि मिस्टर कपूर ने अपनी बेटी को अपने घर और अपने परिवार के साथ अलग कर दिया होगा। सब लोग अच्छे से जानते थे कि अनिका का भाई ऋषभ, जो उसे जान से भी ज्यादा प्यार करता था, उसकी इस हरकत की वजह से तुरंत इंडिया छोड़कर चला गया था। शायद वो अपनी जान से प्यार बहन के बारे में सबके मुंह से अनाब शानब नहीं सुन पा रहा था। खैर, उसने वो रीजन नहीं दिया था जाने का, लेकिन सभी को ये बात पता थी कि वो क्यों गया यहाँ सिवाय अनिका के। जब जीवन जी ने सबकी अजीब नजरों को महसूस किया तो उन्हें अब अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। उन्हें लगा था कि इतने समय बाद शायद लोग इस बात को भूल चुके होंगे
ये अब उनके लिए इतना ज्यादा मायने नहीं रखेंगी। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर किसी ने अपनी पूरी जिंदगी चाहे कितने ही अच्छे काम क्यों ना किए हो वो कोई नहीं याद रखता, बल्कि अगर वही इंसान अपनी जिंदगी में कोई एक भी गलत काम कर दे, इस पर पूरी दुनिया उस पर उंगली उठाने के लिए तैयार हो जाती है। छोड़ो ये सब सेठी बातों को, स्टोरी को आगे बढ़ते हैं। अनिका भी पीछे खड़े उन लोगों के बदलते एक्सप्रेशन और उनकी बदलती नजरों का अच्छे से नोटिस कर पा रही थी। लेकिन अगर उसमें इतनी छोटी सी बात से इतना इफेक्ट करती तो वो कभी एक एजेंट नहीं बन पाती। उसने बिना अपने एक्सप्रेशन चेंज किए उन सभी को एक साथ ग्रीट करके बहाना बनाते हुए, मुझे माफ कीजिए, मुझे डैड से इस मीटिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करनी है, बोलकर बहुत ही विनम्रता से सबसे अच्छा बहाना बनाते हुए जीवंत जी को लेकर उनकी मुख्य सीट की तरफ चली गई। उसकी बात सुनकर इस वक्त सभी की आंखों में कुछ कंफ्यूजन नजर आ रहा था, क्योंकि सभी जानते थे कि कपूर खानदान की एकलौती प्रिंसेस अपने बिगड़ैल और जिद्दी व्यवहार के लिए फेमस थी। तो फिर वो आज जिस लड़की से मिल रहे थे वो उन्हें इतनी ज्यादा डिसेंट क्यों लग रही थी, बल्कि सबको चाहिए उसकी कोई भी ज्यादा समस्या क्यों ना हो, उसकी आंखों की शांति और उसके प्लेजेंट और विनम्र स्वभाव की वजह से सब कुछ पल के लिए सारी अफवाहें भूलकर अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए और होने वाली मीटिंग के बारे में डिस्कस करते हुए मुख्य अतिथि का इंतजार करने लगे। जीवन जी जैसे ही अपनी सीट पर पहुंचे उन्हें कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। वो इस वक्त इन सब चीजों की वजह से अपनी बेटी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहते थे। हालांकि वो पहले से ही जानते थे कि अनिका के बारे में सुनकर वहां पर सभी का रिएक्शन ऐसा ही होने वाला था, लेकिन अपनी बेटी की बेकार छवि को सुधारने के लिए उन्हें आखिरकार रिस्क लेना ही था। अब आप अनिका की प्रस्तुति ही निर्णय लेने वाली थी कि उनकी कंपनी आगे बढ़ती है या एकदम से बर्बाद हो जाती है। यही सब सोचकर उनके दिल में अजीब सी घबराहट थी, लेकिन वो उसमें बिल्कुल भी अपने चेहरे पर आने नहीं दे रहे थे। अनिका ने जब देखा कि अभी भी 2 लोग आने के लिए बाकी थे तो वो अपनी फाइल में लग गई। तभी मीटिंग के गेट से एंटर करते हुए 5.11 इंच की हैंडसम पर्सनैलिटी वाला आदमी, जो देखने के लिए कुछ अनिका की ही उम्र से 1-2 साल बड़ा लग रहा था, वो इतना हैंडसम था कि उसकी तुलना के ड्रामा के रिच और हैंडसम सीईओ से की जा सकती थी। उसके आकर्षक चेहरे पर स्वीट मुस्कान थी जो उसके हैंडसम चेहरे को और भी ज्यादा आकर्षक बन रही थी। उस इंसान के एंटर करते ही सभी पलटकर उसकी तरफ ही देखने लगे। इस वक्त सबके चेहरे पर शौक साफ नजर आ रहा था। वो हैंडसम पसंद वाला इंसान स्टाइल के साथ चलते हुए उन सभी की तरफ आता है और बहुत विनम्रता से एक एक करके सबकी ग्रीट को स्वीकार करता है, जो उसके आते ही उसका साथ हैंड शेक करने और अपना परिचय देने के लिए लगभग मरे जा रहे थे। खैर, सबसे मिलने के बाद आखिरकार वो इंसान मुख्य कुर्सी की तरफ गया और अपनी प्यारी मुस्कान के साथ मिस्टर कपूर को विश करते हुए, हेलो अंकल, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गए। मिस्टर कपूर जैसे ही अपने शौक से बाहर आए तब उनके चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल थी। उस इंसान को देखकर उन्हें बहुत ही खुशी से उस इंसान के साथ हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था वन एंड ओनली अंश खुराना भी आज हमारी इस छोटी सी मीटिंग में आने वाले थे। जी हाँ, ये और कोई नहीं, अनिका के कॉलेज के वन एंड ओनली हैंडसम हंक एंड स्कूल का बेस्ट फ्रेंड, उसका चड़ी बड्डी खुराना इंडस्ट्रीज, जो इंडिया की टॉप इंडस्ट्रीज में गिनी जाती है, उसका एकलौता वारिस अंश खुराना है। ये अपने दोस्त के पिलर बनने के लिए या यूं कह सकते हैं सपोर्ट के लिए इस मीटिंग में आने वाले थे। जो बात अनिका को मालूम थी, लेकिन उसने अपने पिता के लिए इसे अब तक सरप्राइज ही रखा था। वो जानती थी उसकी छवि की वजह से अंश की मौजूदगी उसके लिए बहुत बड़ी मदद थी, जिसकी वजह से उसका प्रोजेक्ट सफल होगा ही, बल्कि सोसाइटी में जो उसकी बिगड़ी हुई इमेज थी वो भी काफी सुधर जाएगी। जब से अनिका कपूर हाउस में गई थी तब से लगभग रोज ही इन दोनों की चैट और कॉल पर बात होती है ही। जब अंश ने सुना कि अनिका किसो मीटिंग को लीड करने वाली है तो उसने बिना किसी प्रोजेक्ट की जानकारी के आने के लिए कह दिया। हालांकि अनिका ने उसे आने के लिए मना किया था, लेकिन अंश कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। खैर, कुछ देर तक उन दोनों और बात की, फिर वे अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। जब अनिका ने देखा कि अब भी एक कुर्सी खाली थी तो उसने अपने डैड की तरफ देखते हुए कंफ्यूजन से पूछा, डैड, अब कौन आने के लिए रह गया है? क्या वो बहुत महत्वपूर्ण मेहमान है? जब अनिका ने देखा उसके पिता अब तक मीटिंग शुरू करने के लिए नहीं कह रहे थे तो वो यह पूछे बिना नहीं रह पाई। जब जीवंत जी ने अनिका की बात सुनी तो उन्हें बहुत ही गर्व से कहा, हाँ बेटा, ओबरॉय कंपनी का कोई इस मीटिंग को अटेंड करने आ रहा है। जैसे ही वहां पर बैठे सभी लोगों ने सुना कि ओबरॉय कंपनी की किसी को इतनी छोटी मीटिंग को अटेंड करने के लिए भेजा जा रहा है तो सभी को शक है कि एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कुछ पल बाद उन सबकी आपस में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, क्या सच में ओबरॉय कंपनी ने अपनी तरफ से किसी को भेजा है इतनी छोटी सी मीटिंग अटेंड करने के लिए? उसकी बात सुनकर दूसरा आदमी कहता है,
सच, अगर आपके मिस्टर कपूर की बात नहीं होती तो कभी भी अपना टाइम वेस्ट करना यहाँ नहीं आता, लेकिन अब लगता है अच्छा ही हुआ जो मैं यहाँ आ गया। मिस्टर खुराना से जान पहचान बनाने के साथ साथ हम ओबरॉय कंपनी की तरफ से आए आदमी से भी मिल सकता है। आज तो हमारा लक सच में बहुत अच्छा है। दूसरा वाला भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ओबरॉय कंपनी के छोटे से मैनेजर से भी मिलना हमारे लिए कोई गुड लक से कम नहीं है। आज तो हमारे सच में डबल फायदा होने वाला है। हम ऐसी ही बात कुछ देर तक चलती रही। सब लोग बहुत ही बेसब्री के साथ मीटिंग रूम के दरवाजे की तरफ देखते जा रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सबकी उत्तेजना बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन वही दूसरी तरफ अब धीरे धीरे जीवन जी के माथे पर चिंता की लकीरें बनती जा रही थी। उन्हें ये शक था कि कहीं अनिका से खराब रिलेशन की वजह से शिवाय वहां पर किसी भी मैनेजर या असिस्टेंट को आने से मना न कर दे। लेकिन अनिका के इतने समय तक वहां रहने की वजह से ही इन्होंने इतनी हिम्मत की थी ओबरॉय इंडस्ट्रीज से किसी को इनवाइट कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर अभी भी उनके मन में कहीं ना कहीं था। तभी लगभग 1 घंटे बाद मीटिंग रूम का गेट एक झटके से खुला और एक लंबी छोड़ी रोबदार पर्सनैलिटी वाला शख्स वहां की बड़े से मीटिंग रूम में एंटर करता है। उस इंसान के वहां एंटर करते ही वो बड़ा सा मीटिंग रूम अब उस इंसान के सामने बहुत ही छोटा लग रहा था। उस इंसान के आते ही सभी को अपने ऊपर एक दबाव सा महसूस हो रहा था। उस इंसान का आभा इतनी अधिक स्ट्रॉन्ग था कि सभी की पीठ पर उन इंसानों की तरफ से नजर डालते ही एक झुरझुरी सी दौड़ जाती है। उस इंसान के कमरे में प्रवेश करते ही सभी कंपनियों के मालिक और शेयरधारक यहाँ तक कि मिस्टर कपूर और अंश भी अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाता है। इस वक्त जहां सभी की आंखें में सदमा, सम्मान और खौफ था, उस इंसान को वहां देखते ही वही अनिका की आंखें लगभग उसके सॉकेट से बाहर आने ही वाली थी। जिस इंसान ऐसे वो पिछले 2 दिन से बचती और छुपती आ रही थी, वो इंसान आज साक्षात उसके सामने प्रकट हो गया था, जहां वो चाहकर भी कहीं भाग नहीं सकती थी। उस इंसान को देखते ही अनिका का दिल बहुत तेजी से धक धक किए जा रहा था, जिसे काबू करने के लिए उसने टेबल के नीचे से ही अपने दोनों हाथों की कसकर मुट्ठी बना ली थी। स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक जरूर करें।